गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबों का तैयारी कैसे चल रही है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अब तक आप कुछ भी अगर ना पढ़े हो तो कम से कम अभी तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ चुका है। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग प्रोज सेक्शन को डिस्कस किए थे, जहां पे शॉर्ट वे में जो है पूरे एक्सप्लेन न करते हुए जो है और शॉर्ट वे में हम सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन सबों को मैंने बता दिया। यह वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। आप क्या करेंगे, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं अंत में क्या करूंगा, एक लाजवाब ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप न कुछ भी पढ़े हैं तो वहां से जो है अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ चुका है। मैं बता दूं कि मेरे एक्सप्लेन करने का जो तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा। अब तक जो आप यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन लगा कि मुझे कुछ एक मतलब नया कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव रटते रहते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो मैं क्या करूंगा, पूरे पोएट्री को, ये जो वीडियो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे पोएट्री सेक्शन को मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ मैं ये इस प्रकार से मैं आपको ले चलूंगा ताकि आप एक्सप्लेनेशन लिखना हो या समरी करना हो, या जहां पे जो है आप ऑब्जेक्टिव के लिए रटते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रटने वाला जो प्रॉब्लम जो है, रटने वाला जो आपका इशू है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि पोएट्री सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला आपका लेसन है जिसका नाम है शॉर्टेस्ट लवाडू नोट गो। शॉर्टेस्ट लवाडू नोट गो, इसको लिखे हैं किसने? जॉर्डन ने लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन कहां से बिलोंग करते हैं? तो जॉर्डन ये आपको इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जरा सा मैं चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पर, फिर मैं आपको बताता हूं। जॉर्डन जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं? आपको इन चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये किस धर्म से है? तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रोमन कैथोलिक धर्म से ये है। देखिए जॉर्डन जो है, यानी कि दो चीजों को स्टडी कर रखा था जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लॉ एंड थियोलॉजी। लॉ एंड थियोलॉजी, लॉ मीन्स क्या होता है, यानी कि जहां पे कानून, आप जानते हैं लॉ की बात की जाती है, जहां पे जहां मतलब इनको कर लेने के बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं चीजों को। थियोलॉजी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में धर्मशास्त्र कहते हैं। जॉर्डन को धर्म से संबंधित भी मालूम था सारा चीज। तो क्या हुआ, जहां एक जगह वो जॉब कर रहे थे, नेवल एक्सपेडिशन में वो जॉब कर रहे थे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नेवल एक्सपेडिशन। सेक्रेटरी का वो काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या किया उसने, थोड़ी सी गलती कर ली। गलती क्या कर ली उसने, उनके जो पेट्रन्स थे, मतलब कि उनके जिनके यहाँ वो रहते थे, या उनका जो सीनियर हुआ करता था डिपार्टमेंट में, उनके भतीजी से, उनके नीस से सीक्रेटली मैरिंग किया। सीक्रेटली मैरिंग का मतलब होता है किसी को बिना बताए हुए गुप्त तरीके से। तो ये सीक्रेटली मैरी किए, मतलब चुपके से शादी कर लिया। इसके लिए इसको क्या करना पड़ा, जेल भी जाने पड़े। लेकिन जेल तो गए, लेकिन बहुत जल्द जो है, यानी वो जेल से उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसने जो मैरिज किया था वो कोर्ट मैरिज था, लीगली शादी किया था उसने। एक और जो बात इसमें समझना पड़ता है, जॉर्डन का जो काम होता है, जो उनका जो वर्क्स है, लिटरेरी वर्क्स है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है आपका
कि क्या कहते हैं, सॉन्ग पे जॉर्डन काम किए हैं, सोनेट पे काम किए हैं, सरमन पे काम किए हैं, सैटरीज पे काम किए हैं, एल्गीज, एल्गीज पे भी काम किए हैं। तो कहीं न कहीं जो है इतने सारे वर्क, सॉन्ग जानते हैं जिसको हम लोग गीत कहते हैं, सोनेट ऐसे कविता होता है, ऐसे पोएम होता है जहां पे 14 लाइन की बात की जाती है। सरमन और सैटरीज, सरमन और एल्गीज हम लोग एक साथ समझ लेते हैं। सरमन और एल्गीज का मतलब होता है दुख सुख का गीत, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं ना शोक गीत जो होता है, दुख और सुख का गीत, दुख सुख के समय में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं जिनको हम लोग सरमन और एल्गीज कहते हैं। सैटरीज क्या होते हैं, SATERIES, सैटरीज क्या होते हैं, ये जो है बिल्कुल कॉमिक रूप से जहां पे जो है चीजों को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैटरीज, यानी जहां पे कॉमिक वे में जो है चीजों को रखना, इन मतलब कि एक मजाकिया वे में रखना, या मतलब इन कहीं न कहीं जो है जिसको हम लोग हास्य व्यंग भी बोल दिया करते हैं। इतना सारे पॉइंट ध्यान रख लेने के बाद एक और चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि जॉर्डन को हम लोग किस मतलब कि जो है नाम से जानते हैं, तो जॉर्डन को मेटाफिजिकल के नाम से जाने जाते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में जॉर्डन जो है अपने बिलव्ड जो है जिसका नाम एनामोरे होता है, उन यानी उनसे कुछ समयों के लिए, यानी कि वो मतलब ये उसे मतलब कंजोलिंग करते हैं, ये सांत्वना दिलाते हैं कि देखो प्रेमी, हम दोनों को जो है एक ना एक दिन क्या हो जाना है, मर जाना है, तो एक बार क्या कर ले, हम दोनों एक बार रिहर्सल करके देख ले। तो कहीं न कहीं जो है अलग रहने को लेकर के यानी कि आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या पता उनके जो बिलव्ड होते हैं, उनके जो प्रेमिका होती है वो रोने लगती है, जाने से इनकार कर रही होती है। तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल लेता है, बुक में लिखा हुआ है कि जॉर्डन जो है विजमिकल इमेज होता मतलब लेने के बाद जो एक्सप्रेस करते हैं वहां पे, मतलब चित्रण के थ्रू बताते हैं। लेकिन जॉर्डन का जो पोएम मतलब पोएम होते हैं वो दो चीजों पे डिस्कवर किया गया होता है, साइंस पे और ज्योग्राफी पर। आपको इन चीजों को भी ध्यान रख लेना है। साइंस एंड ज्योग्राफी पर जो है जॉर्डन का जो पोएम होता है वो रिसर्च किया गया होता है। तो इतने सारी चीजों को ध्यान रख लेने के बाद अब हम लोग यानी कि देख लेते हैं कुछ आपके पोएम में क्या कहा गया है। जॉर्डन, जैसा कि आप जानते हैं, वो मतलब जुदा होने को लेकर के जो है अपने प्रेमिका से बोल रहे होते हैं, उस टाइम में वो इनकार कर रही होती है। तो कहीं न कहीं पहली बार जो है सूरज का एग्जाम्पल लेता है कि देखो प्रेमी, सूरज जो है, सूरज एक निर्जीव चीजें हैं, लेकिन उनके पास जो एक बड़ा सा पथ होता है और लंबी सी पथ को तय करते हुए जो है मतलब शाम को जो है डूब जाता है और सवेरा होते ही वापस आ जाता है, जबकि वो निर्जीव है। मैं तो एक सजीव हूं, मेरे पास जो है मतलब सेंस भी है और डिजायर भी है। वहां पे दो चीजों का बात किया था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंस एंड डिजायर। सेंस एंड डिजायर, सेंस मतलब क्या कहें, दिमाग, और डिजायर मतलब क्या, इच्छा, चाहत। तो यहाँ पे दो चीजों का बात हुई है। तो कहीं न कहीं जो इतने सारी चीजों को ध्यान रख लेने के बाद, यानी जैसा कि आप कहां पर थे हम लोग, यानी कि सूरज का एग्जाम्पल जो है देते हुए बताते हैं जॉर्डन अपने बिलव्ड मतलब प्रेमिका से, अनामोरे से, अनामोरे नाम होती है। तो कहीं न कहीं जो है वो मना कर रही होती है, अलग अलग एग्जाम्पल लेता है। उसके बाद एक मनुष्य का एग्जाम्पल लेता है और ऐसे इंसान का एग्जाम्पल लेता है जो होपलेस होता है। ये बताते हैं कि देखो प्रेमी, यानी कि जो है एक इंसान जो है, थोड़ी सी मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है और आप लोग तो देखते नहीं है, दो मिनट 3 मिनट देखें बस गायब हो जाते हैं। कम से कम यार वीडियो को पूरा तो देखो, तभी तो पता चलेगा। एग्जामिनेशन में जो है आप रटने के लिए भाग जाते हो, रटना बिल्कुल नहीं है, सारे पॉइंट को सुन लो, वर्ड थोड़ा सा ध्यान रख लो, काम बन जाएगा। आपको आप समरी भी लिख लोगे, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन जितना भी होता है, समरी करना, एक्सप्लेनेशन करना, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन करना। तो कहीं न कहीं जो है आप लोग रटने पे भाग जाते हो, तो जरा चीजों को समझो। तो कहीं न कहीं जो है अलग अलग एग्जाम्पल लेते हुए होपलेस इंसान का उदाहरण लेता है। ये बताता है कि देखो प्रेमी, एक इंसान जो है जब क्या कहते हैं जो है
जब वो अच्छे से किस्मत में होते हैं, एक गुड फॉर्चून में होते हैं, तो अपने आप को जो है जरा सा भी जो है क्या कहते हैं मतलब बैलेंस नहीं बनाए नहीं रखता है, खुद पर जो है काबू नहीं मतलब कि बनाए रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान जो है यानी कि जो है सुख के समय में जल्दी जल्दी बिता देता है। वहीं पे जब वो इंसान एक मतलब कि बुरे वक्तों में, बुरे लम्हों में आके फंस जाता है, तो अपने आप से कंट्रोल उसका हट जाता है, यानी खुद का बैलेंस खो बैठता है। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे जॉन डन ये बताते हैं कि देखो प्रेमी, यानी एक इंसान की जो शक्ति होती है ना, वो कितनी कमजोर होती है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, फीबल, FEEBLE, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि FEEBLE, फीबल मींस क्या होता है, कमजोर। ये आपके पोएम का वर्ड है, यानी कि वहां पे लिखे हुए कि ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल और नेवर ही रिकॉल लॉस्ट आवर। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे जब वो बुरे लम्हों में जाके फंस जाते हैं, तो बुरे टाइम को जो है मतलब बुरे टाइम में जब फंस जाते हैं, तो मतलब कि जरा सा भी कंट्रोल खो देता है, अपने आप पे बिल्कुल नहीं बनाए रखता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बात जॉन डन बताते हैं। फिर अलग एग्जांपल लेता है, तो फिर ये बताते हैं कि देखो प्रेमी, जब तुम रोने लगती हो और तुम, पहले तो ये श्वास लेने वाली बात बताती कि जब तुम इतनी सी सिसक मतलब इतनी बड़ी सिसक लेती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू साइस्ट नॉट विंड, यू साइस्ट माय सोल अवे। यानी कि जब तुम जो है आहें भरती हो, तो तुम हवा को नहीं खींचती हो, तुम तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा खींचा चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बार आप पोएम को जो है देख लीजिएगा, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं अपने PDF पर, तो फिर वहां से डिस्कस करेंगे। 1 सेकंड का टाइम देंगे जरा सा। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जॉन डन जो है बाद में ये बताते हैं, पोएम के बाद मतलब लास्ट में एट लास्ट बताते हैं कि मतलब जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी जो है जुदा नहीं होते हैं। फिर जो है इससे पहले डिस्कस बहुत सारी बात जो है वहां पे डिस्कस करने की होती है। तो आप समझ गए कि शूटर्स लेवा टू नोट गो को किसने लिखे हैं, जॉन डन ने। ये कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इनको हम लोग आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज वेल नोन फॉर मेटाफिजिकल, यानी ऐसे कौन से कवि है जो मेटाफिजिकल के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा यानी कि जॉन डन। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ये रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार पढ़ने गया था, तो वहां पे जो है उनको यानी कि बाहर कर दिया गया था। ही वाज फोर्स्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो कहीं ना कहीं जो है इनके अपने धर्म के कारण जो है यानी इनको बाहर कर दिया गया था। जिस परिवार में यानी रोमन कैथोलिक परिवार में इसका जो जन्म हुआ था, उस टाइम एक एसेंचुअली हुआ करती थी। वहां पे एक रीति रिवाज ऐसा था कि यानी इस धर्म के लोगों से छुआछूत करते थे। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला आपका लेसन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो कुछ हम लोग जानते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में। देखिए, यानी कि इसको किसने लिखे हैं, वाल्ट विटमैन ने लिखे हैं। वाल्ट विटमैन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इसके लिए जो सबसे बड़ी पॉइंट है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका पीपल्स पोइट है। कौन सा पोइट है, पीपल्स पोइट। पीपल्स पोइट का क्या मतलब, पीपल मींस जानते होंगे आप, लोग होता है, पब्लिक होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काके की, अर्थात जनताओं का ये कवि है। मतलब कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं जगह सा मेंशन कर देता हूं। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक आ चुका है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अभी तो 2-4 दिन टाइम बचे, जो भी सप्ताह भर होंगे थोड़ी सी जम करके पढ़ लीजिए, काम निकल जाएगा। देखो बाबू, ग्रामर को अगर आप पढ़ने जाओगे तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जहां पे इंप्लीमेंट करना होता है क्वेश्चन के अंदर। कहीं पे सब्जेक्ट भूल जाओगे, कहीं पे वर्ब भूल जाओगे, बिल्कुल जो है वहां पे थोड़ा सा मतलब वो टेक्निकली पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर लो, लिटरेचर को कम से कम कवर कर लो, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं रहा है कि जो आप जो है ग्रामर पर टाइम देंगे, जहां से आपका ग्रामर कवर हो पाएगी, नहीं टाइम रहा है ना। तो आप क्या कर लो, कम से कम लिटरेचर कवर कर लो। अगर लिटरेचर आप बढ़िया से कवर कर लेते हो, आप ये चीज जानते होंगे कि आपके एग्जामिनेशन में 60 MCQ जो है ग्रामर से होंगे और 40 MCQ जो है यानी कि जो है ये आपका लिटरेचर से होगा। तो कहीं ना कहीं जो है अगर आप लिटरेचर को कवर कर लेते हो तो 40 MCQ तो कम से कम बना लोगे ना। जहां पे 60 MCQ की बात आती है, वहां से आप अगर आपका ग्रामर क्वेश्चन ठीक है, नो डाउट, तो कहीं ना कहीं तब तो आप
अच्छे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको तो कम से कम चाहिए कि ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड आप मतलब कि ऐसे ही पास कर देंगे। इस बार जो एग्जामिनेशन थोड़ी सी टाइट होगी, आप इन चीजों को ध्यान रखिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बहुत सी मतलब इंप्रूवमेंट कर रही है, बहुत सारी चीजों को देखते मतलब जो है उनको देखना होता है। तो कहीं ना कहीं जो है आप थोड़ी सी समझिए और ध्यान दीजिए थोड़ा सा पढ़ाई पर। पहले की तरह एग्जाम नहीं होगा अब। तो ये वाल्ट विटमैन जो है ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इनको हम लोग पीपल्स पोएट कहते हैं। इनके टाइम में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम सिविल वार युद्ध। सिविल वार युद्ध में जो भी लोग घायल हुए थे, मैं एक वर्ड यहाँ पे चलो लिख दिया है, वॉलंटियर वर्ड, आप ध्यान रखना। वॉलंटियर वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे सर्विस देना, यानी कि मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं तो पूरा सिलेबस यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता, तो मैं क्या करता हूं, कुछ चीजों को प्राइवेट रखता हूं और बच्चे से कुछ फी लेकर के मैं उसे पढ़ाता हूं। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये ऐसे करने वाले को वॉलंटियर नहीं कहे जाएंगे। वॉलंटियर वर्ड का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना। यानी कि उस युद्ध में जो भी लोग घायल हुए थे, यानी उसमें नर्स बन करके इसने क्या किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि ऐसे कौन से कवि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट हु हैज सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन सिविल वार। तो आपको कहना पड़ेगा वाल्ट विटमैन। आपको इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि आपके पोएम में, यानी कि इसके पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या कहा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको जब आप हिंदी करोगे तो इनका नाम मतलब हो जाएगा स्वयं का गीत, यानी कि खुद का गीत। देखो वाल्ट विटमैन जो कवि है, यानी कि ये खुद का गीत गाते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है कहीं कहीं मतलब कि ऐसा कुछ ये बताए हैं कि मैं खुद का गीत गाता हूँ, खुद को एंजॉय करता हूँ, यानी कि वो सेल्फ से मतलब रखने का बात करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम इस वे में नहीं सोचेंगे। बहुत लोग ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं वो किसी से मतलब रखने वाले नहीं है, ऐसे नहीं। यानी कि ये एंजॉय करते ही अपने आप को, यानी कि अपने मस्तिष्क को ये सेलिब्रेट कराते हैं। लेकिन जो है कहीं न कहीं ये आपको नेचर से रिलेट है, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपसे नेचर पोएट पूछे तो आप वाल्ट विटमैन की तरफ जो है जा सकते हैं। ये क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में जो है, यानी कि जो घास होता है, आप फील्ड पे गए होंगे तो वहां पे क्या होता है ना कि निडल जैसी घास होता है, जिसको इसने क्या किया है, मतलब क्या बोले हैं पोएम में, स्पीयर ऑफ समर ग्रास। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि ये गर्मी के दिनों में जो है यानी कि नीडल जैसे घासों को देखने चले जाते हैं वहां पे, यानी कि समझ ही गए आप। तो यानी ऐसे करने वाले को तो हम लोग कहीं कहीं नेचर से रिलेट कर सकते हैं। और ये बताते हैं कभी कि मैं जो है अभी एक चीज और जो आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में आएंगे, अचानक से मुझे याद आ गई। आपको अगर ये पूछ ले फ्री वर्स पोएम किसका होता है, फ्री वर्स यानी कि मुक्त छंद वाली कविताएं किसका होता है। फ्री वर्स का मतलब ये स्वतंत्र है, ये आजाद है। ये कहता है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, यानी कि वो किसी भी बातों को, ये कहता है कि मुझे बोलने को जो है, किसी भी बातों को बोलने को मुझे पूरी आजादी है। तो ऐसे करने वाले जो कवि है ये आपका वाल्ट विटमैन है। आपको ये पॉइंट ध्यान रख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। यानी फ्री वर्स पोएम किसका होता है, वाल्ट विटमैन का। समझ गए सारे बात, यानी वॉलंटियर है। बाद में ये कहते हैं, यानी कि ये बार बार एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है मानना, यानी कि मैं जो मानता हूं तुम भी वही मानो। यानी कि ये कवि जो है इस पूरे संसार के मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उन सबको एक नजर से देखना चाहता है। और ये कहता है कि मेरी जो पूरी परिवार है, मेरी जो पूरी पूर्वज है, पुश्तैनी है, वो अमेरिका से ही है। तो कहीं न कहीं जो है ये अमेरिका से बिलोंग करने वाले कवि है। ये कहता है कि मेरी ब्लड जैसा बना है वैसा आपका ही है, आपका भी है, मैं जो मानता हूं आप भी वही माने। एक चीज इसमें और जो ये चर्चा करते हैं, ये चर्चा करते हैं किस चीजों को लेकर के, थोड़ी सी धर्म को लेकर के चर्चा करते हैं। इस बात को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो गया था अमेरिका के अंदर। तो कहीं न कहीं जो है, लेकिन उनका कहना ये नहीं था। ये कहता है कि मैं मतलब कि सभी, ये ऐसा कुछ उसका सोचना था कि वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करे। और ये उसमें बताते भी है कि मैं जैसे अपने धर्मों को रिस्पेक्ट करता हूं और बाकी दूसरे धर्म को भी रिस्पेक्ट करता हूं। तो ये कहीं ना कहीं जो है रिलीजन के ऊपर, ये रिलीजन के ऊपर भी ऐसा कुछ बताए हैं कि मैं जैसा करता हूं वैसे आप भी करिए। लेकिन ये मतलब इनडायरेक्टली वे ये कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों को जो है रिस्पेक्ट करिए जैसे आप अपने धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं।
एक लास्ट में जो है नेचर का भी वो इसने ये बताए हैं कि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, ये लास्ट वाला लाइन है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला आपका लेसन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको लिखे है किसने? इनको लिखे है W.H. ऑर्डन ने। मैं आपको बता दूं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब जो है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अर्थात पेड़ क्या हो रही है? पतझड़ ले रही है। तो ऐसे कहने वाले कौन है? W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन क्या किए हैं, यानी कि एक इंसान का जो है एज होता है, यानी एक मनुष्य की एज की तुलना जो है पतझड़ पेड़ के साथ किए हैं। और ये बताते हैं इसमें कि जिस प्रकार से यानी कि एक पेड़ जो है यानी बिल्कुल पेड़ से पत्ते गिर चुके हैं, पेड़ पतझड़ ले चुके हैं, इसी प्रकार से एक इंसान भी जो है यानी कि बच्चे से जवान होते हैं और जवान से बूढ़े में परिणत हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है वो मरने को लेकर के यानी कि वो उसके अंत जो है लॉन्ली फील करता है वो, और अंत में क्या होता है? यमराज आते हैं और उसे ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पोएम में क्या कहा गया है कि एक इंसान को जो है डेथ यानी कि डेथ को मैसेज कर रहा है, यानी कि ये मैसेज ऑफ डेथ है जो जॉर्डन जो है ये W.H. ऑर्डन जो है ये लेकर के आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये यानी कि डेथ की तरफ इशारा करता है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जान लीजिए, आपको भी एक न एक दिन क्या होना है? मर जाना है। तो ये सीरियस गेम इसका पोएम होता है। तो कहीं न कहीं जो है आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। W.H. ऑर्डन देखिए, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1948 में। 1948 में इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। यानी जो है किसके लिए मिला था? ये बड़ा काम का चीज होगा, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। एंजाइटी का मतलब होता है ऐसे कोई काल जो संकट की घड़ी हो, जो दुविधा की घड़ी हो, जैसे हम लोग अभी तक जो है पेंडेमिक में जी रहे हैं। यानी कि इतनी बड़ी पैनिक सी सिचुएशन हो गई, मतलब कि जो है पूरे विश्व मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो है ये कोरोना वायरस ने जो है सबको ये कर दिया। अभी हम लोग को ऑनलाइन भी आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारे जो है, लेकिन बात ये है कि जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन थोड़े हो पाता है जी। द एज ऑफ एंजाइटी जो है, एंजाइटी के ऐसा इसने लिखे हैं वहां पे। तो अमेरिका के अंदर ये दोनों लेवल पे काम किए हैं, यानी कि हालांकि ये बिलोंग करते हैं आपको अमेरिका से, ये ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, यानी ब्रिटिश यानी कि जो है बाय बर्थ ये ब्रिटिश है, लेकिन बाद में जो है अमेरिका चले गए थे ये। तो ये दोनों जगह पे ऑडियंस का जो काम है वो डिवाइडेड इनटू टू फेज, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, यानी ब्रिटिश यानी इंग्लिश एंड अमेरिकन फेज। तो ऑर्डन का दोनों फेज में काम किया, मतलब दोनों जगह पे काम है उसका। अब मतलब इंग्लैंड में थे तो इंग्लैंड में भी काम, ब्रिटिश मतलब क्या इंग्लैंड, और जब वो अमेरिका चले गए तो वहां भी काम कर रहे थे। इनका जो यानी आपसे अगर पूछे कि इनमें से कौन से ऐसे कवि है जो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, यानी कि अलग अलग चीजों को जो है अपने आप लोगों के सामने रखना, बहुमुखी है, ये वर्सेटाइल है। और इनके बाद जो है ये इंटेलेक्चुअली विगोरियस है। इंटेलेक्चुअली का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मींस होता है ज्ञानी, यानी कि ये विद्वान है, और साथ ही साथ ये विगोरियस है। विगोरियस मतलब क्या होता है? विगोरियस का मतलब होता है यानी कि चिंतन करने वाले, किसी भी बातों पर जो मंथन करते हैं, सोचते हैं, तर्क संगत बात जो होती है, इसे हम लोग विगोरियस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने जाना कि W.H. ऑर्डन के बारे में, और साथ ही साथ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका पोएम है उसके बारे में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, और अगला लेसन है आपका ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो है देखिए, इसको लिखे किसने? जॉन कीट्स ने। मैं आपको जॉन कीट्स के बारे में बता दूं, ये वन ऑफ द जो है ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स है। यानी कि जो है अंग्रेजी साहित्य में जितना भी आपका जो है कवि रहा है, जितना भी कवि रोमांटिक में, उनमें से सबसे महान है ये। मतलब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है, इतना बड़ा पॉइंट है ये। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए इनका यानी कि मृत्यु हालांकि एट द एज ऑफ 26, ही डाइड एट द एज ऑफ 26, यानी कि ये 26 की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन आपको मतलब मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इनका जो मृत्यु हो गया था यानी कि टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होता है, आप जानते होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज की वजह से जो है इसका जान चला गया था। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं
थोड़ा सा जो है इनका और भी काम सब है, जो लिटरेरी वर्क है आपको थोड़ा सा मतलब ये लिटरेचर बुक से देख लेना होगा, क्योंकि मैं पूरे मतलब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग तो देखते नहीं है। मैं एक ट्रिक्स बाद में बताऊंगा, अगर अब तक अभी वीडियो में आप बने होंगे तो लास्ट में तो आपको ट्रिक्स पता चल ही जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो ये कहीं ना कहीं जो है आप समझ गए। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, एक सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट दिस फाइल, ओके, वन सेकेंड, कम बैक। तो यहाँ पे जो है कहीं न कहीं जो है और टू ऑटम में जो है मैं आपको बता रहा हूं कि जॉन किट्स क्या बताए हैं। जॉन किट्स जो है एक एग्जाम्पल लिए हैं किसका, पतझड़ पेड़ का। पतझड़ पेड़ का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाला मैं ही बता रहा हूं, इसमें समझो, यानी कि जब कोई पेड़ पतझड़ ले लेती है तो इसके बाद का जो मौसम आता है, ओट मीन्स क्या होता है, गीत होता है, और ऑटम मीन्स क्या होता है, बसंत होता है, यानी कि बसंत की गीत। तो आपको पता है कि बसंत का जो मौसम होता है, जो ऑटम सीजन होता है, वो कितना सदाबहार होता है। यानी कि जॉन किट्स ने इसमें क्या किए हैं, ये रोमांटिक कवि है, आपको ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मेंशन किया गया है, ये रोमांटिक पोएट है। और यानी कि जॉन किट्स ने क्या किए हैं, और टू ऑटम में, यानी कि जब पेड़ पतझड़ लेता है और उसके बाद का जो मौसम होता है, क्या कहते हैं, जो ऑटम सीजन के नाम से जाने जाते हैं, उस सीजन के बारे में, उस सीजन का जो यानी कि जो बसंत ऋतु का जो खूबसूरती होती है, जो यानी कि सदाबहार मौसम का जो चित्रण होता है, जो नजारे होते हैं, जो साइट होते हैं, उन साइटों को एक्सप्लेन किए हैं, उन दृश्य को बताए हैं। ये बताए हैं कि बसंत ऋतु में जो मतलब फल होते हैं वो बड़ा होने लगते हैं, फल यानी कि इस प्रकृति में जिसको जैसा जरूरत होता है पूरे कर दी जाती है। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सूरज आपका हो गया, और जो है क्या कहते हैं, ऑटम सीजन, दोनों मिलकर के बोथ आर बिकम क्लोज फ्रेंड इन द ऑटम सीजन। तो कहीं न कहीं दोनों मिलकर के क्या करते हैं, क्लोज बोजम फ्रेंड, यानी बोजम, क्लोज बोजम फ्रेंड, ये आपके लिटरेचर यानी कि पोएम का वर्ड है। क्लोज बोजम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ प्रेम, निकटतम प्रेम जिसको हम लोग कहते हैं, घनिष्ठ मित्रता। तो दोनों के बीच आप देखते होंगे सदाबहार का जो मौसम होता है, उस मौसम में धूप वगैरह भी लगभग नहीं करता है, और बहुत सारी बात होती है उस मौसम में। देखिएगा जितना भी इस प्रकृति में जितने भी सारी चीज है, जिसको जैसा मतलब कि जरूरत होता है, सारे चीज पूरे होने लगते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल ले लीजिए, क्या कहते हैं, फल बड़े होने लगते हैं, फ्लावर सब जो है खिलने लगते हैं, जहां पे इतनी सारी बात की गई है। और साथ ही साथ यानी कि आप देखते होंगे कि शाम के टाइम में जो यानी कि गुलाबी किरण जो होता है, उन सब चीजों पे जो है कहीं न कहीं जो है जॉन किट्स ने थोड़ा सा यानी पॉइंट आउट किए हैं वहां पे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं, आपका नेक्स्ट पोएम है जिसका नाम है एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब क्या होता है, एपिटाफ का हिंदी नाम होता है समाधि लेख, अर्थात कब्र पर लिखा हुआ लेख। तो जो ये वाल्टर डीला मेयर ने लिखे हैं। तो वाल्टर डीला मेयर जो है, इसको प्यार से लोग ढेला मारे भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको ढेला मारे बोल देना है, वाल्टर डीला मेयर। तो वाल्टर डीला मेयर जो है ये क्या करते हैं, यानी कि ये बताते हैं इस कविता में, पहले तो आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, वाल्टर व्हिटमैन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे आपके पोएम के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो है ये वाल्टर डीला मेयर यानी कि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। यानी कि ये आपका सेंसिटिव कंसर्न है। सेंसिटिव वर्ड का मतलब क्या, सेंसिटिव मतलब ये चीज जो क्या कहते हैं, सेंसिटिव कहते हैं, बड़ा सेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव मतलब हुआ कि किसी बातों को तर्क संगत ले जाना, किसी बातों को यानी कि चिंतन करते हुए समझना। तो कहीं न कहीं जो है ये सेंसिटिव कंसर्न है। और सेंसिटिव कंसर्न किसके लिए है, तो सेंसिटिव कंसर्न वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रेन, आपको ये चीज ध्यान रखना है। यानी कि ये दुनिया के बच्चों, यानी कि दुनिया के जो यानी ये ऐसे कवि हैं जिनको दुनिया के बच्चों के बीच देखे जाते हैं। बहुत सारे काम किए हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे नहीं मेंशन है, मैं आपको जरा सा बता दूं, या हो सकता है नीचे नहीं है। चलो
यानी कि जो है ये बहुत सारे काम किए हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के लिए गीत इसने लिखे हैं। चूंकि यानी आपसे अगर जब भी पूछे चिल्ड्रेन से, आप ऐसे कभी पूछे तो आप क्या करना एग्जाम में, मेरे भाई वाल्टर डिलामेयर को आप टिक कर लेना। अब देखो सेंसिटिव कंसर्न आप समझ गए, वाल्टर डिलामेयर को यानी कि और भी वर्क है इसका, मैंने जो इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो बताया। जो ये चीज तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। ये तो जो है आपके जो मॉडल पेपर है ना इस बार का, उसमें भी यही क्वेश्चन दिया था। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है, ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि ये अवार्ड है, इनको ऑनर्ड किया गया था और ही वाज ऑनर्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि कब दिया गया था आप ये बताओगे? चलो मैं बता देता हूं, यहां पे नहीं लिखा हुआ है। 1953 में, 1953 में इसे अवार्ड दिया गया। किनके यानी किसके द्वारा मिला इसे अवार्ड? तो देखो इंग्लैंड की रानी यानी क्वीन एलिजाबेथन के द्वारा जो है इनको जो है क्वीन एलिजाबेथन सेकंड, शायद ऐसा ही कुछ है, तो इसके द्वारा जो है यानी कि इसे अवार्ड दिया गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है इनको मिला। अब हम लोग बढ़ जाते हैं। अब तो मैं आपको ये भी बताना भूल गया, चलो बता देता हूं। एन एपिटाफ में क्या बात है, वाल्टर डिलामेयर को क्या होता है, एक पश्चिमी देश के जो नारी होती है, खूबसूरती नारी, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो होता है, उससे प्यार हो जाता है। यानी कि कवि के नजर में वो जो नारी होती है वो पश्चिमी देश मतलब जो विकसित देश है, तो पश्चिमी देश की सबसे यानी कि ब्यूटीफुल, ये सुंदर नारी होती है। जब वो नारी मर जाती है तो उनके कब्र पे जाकर के जो है ये लेख लिख देते हैं और इसी का नाम है एन एपिटाफ। वहां पे लेख तो लिखा हुआ है कि लेख में एक प्यारा सा क्वेश्चन है। वहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर कभी मर जाएंगे तो उस नारी को कौन याद करेंगे, ये क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है। क्योंकि वाल्टर डिलामेयर यानी कि किसी भी पुरानी बातों को इंटरेस्ट वे में जो है वो रखते हैं और एक नया जिज्ञासा प्रकट कर देते हैं किसी भी पुरानी बातों पर। तो ऐसे करने वाले कवि जो है ये वाल्टर डिलामेयर है और ये बताते हैं कि चाहे जो है ये सुंदरता कितनी भी जो है कोमल क्यों न हो, कितनी भी नाजुक क्यों न हो, हाउ एवर रेयर इट बी, इट वेनिसेज, इट पासेज, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये आपके पोएम का लाइन है जो मैं बता रहा हूं।